सरकार अगले 1.5 साल के दौरान सरकारी विभागों में 10 लाख नौकरियां देने जा रही है। मंगलवार को प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से इसकी जानकारी दी गई है। योजना ये है कि सरकार के अलग अलग विभागों में खाली पड़े पदों को भरकर ये नौकरियां दी जाएंगी। आंकड़ों को देखें तो सबसे ज़्यादा नौकरियां डिफेंस विभाग में दी जा सकती हैं। डिफेंस विभाग में करीब 2,47,000 पद खाली पड़े हुए हैं। इसके अलावा रेलवे में 2,37,000 और गृह विभाग में 1,28,000 पद खाली पड़े हुए हैं। खाली पद अन्य सरकारी विभागों में भी हैं। सरकारी विभागों में जो पद खाली पड़े उनमें 7,67,000 पद जो ग्रुप सी के हैं और बाकी ग्रुप ए के तथा ग्रुप बी के हैं। सरकार क्या अपना आकार बढ़ाएगी? क्योंकि नई नौकरियां देगी, नए अधिकारी बनेंगे तो इसका मतलब सरकार के खर्चे बढ़ेंगे। शुभम, ये कल बड़ी सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा थी और सरकार की हाल फिलहाल के दशकों में, वर्षों के हाल फिलहाल के दशक में इतना बड़ा सरकारी भर्ती अभियान या सरकारी कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का अभियान हमारे सामने नहीं आया था। और इस पर बहुत सारे सवाल लोगों के दिमाग में घुमड़ रहे थे, जिन्हें हम आज अलग अलग सवालों की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे कि ये लक्ष्य जो रखा गया है 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देने का, और इसके अलावा सेना में जो टूर ऑन ड्यूटी या जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए जिन लोगों को हायर किया जाएगा, रखा जाएगा, वो कितना संभव है और किस तरह से हो सकता है। तो पहला सवाल जो आपने शुभम पूछा वो महत्वपूर्ण सवाल इसलिए है क्योंकि सरकार जो कल का आंकड़ा हमें दिखाई दिया और जो आर्मी का आंकड़ा दिखाई दिया, उस हिसाब से ऐसा लगता है कि सरकार को अपने रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में हर साल 15% की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। कम से कम जितनी नौकरियां सरकार अपने ढांचे में देती थी उससे 15% की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। अब यहाँ एक पैराडॉक्स है, अंतर विरोध है। संसद को, राज्यसभा को हाल में ही सरकार ने बताया था कि सरकारी कर्मचारी जो रेगुलर जॉब्स में हैं, वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में 2019-20 का आंकड़ा दिया था, वो करीब 3.13 मिलियन है, यानी 3.1 मिलियन के आसपास लोग कर्मचारी सरकारी सेवाओं में हैं। जो आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं, जो वित्त आयोग ने, जो ताज़ा वित्त आयोग था, उसने जो आंकड़े पेश किए थे अपनी रिपोर्ट में, उस हिसाब से पिछले 3 सालों में शुभम भारत में सरकारी कर्मचारी, जो रेगुलर सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। यानी सरकार आधिकारिक रूप से तमाम रिपोर्ट्स में, इकोनॉमिक सर्वे में और तमाम चर्चाओं में यह कहा जा रहा था कि सरकार का आकार छोटा होना चाहिए, और उस आकार का छोटा होना हमने देखा। 2014-15 का आंकड़ा यह था कि उस समय भारत में सरकारी कर्मचारी जो रेगुलर कर्मचारी थे, हम इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल और बाकी लोगों को शामिल नहीं करते, जो नियमित कर्मचारी हैं, उनका आंकड़ा हमें वित्त आयोग ने बताया था 3.3 मिलियन के आसपास कर्मचारी थे, जिनकी संख्या घटते घटते 19-20 का आंकड़ा हमारे पास, उसके बाद का आंकड़ा भी सरकार ने भी नहीं दिया है कि सरकार के पास उसके पेरोल पर कितने कर्मचारी रेगुलर जॉब्स में है। तो पहला तथ्य तो ये कि 3.1 मिलियन का आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध है, इसके बाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं है। दूसरा बड़ा जो हिस्सा है जहां से सरकारी नौकरियां आती हैं वो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, यानी सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, जिसमें कि कुछ घाटे वाली कुछ मुनाफे वाली कंपनियां। यहां भी 2017-18 के बाद कर्मचारियों की संख्या में या भर्तियों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। 1.08 मिलियन के आसपास जॉब्स थे 17-18 में, जो घटते घटते 0.86 मिलियन के आसपास रह गए हैं। अब ये दो ऐसे आंकड़े हैं जो आंकड़े सरकार के आधिकारिक संदर्भों से हमारे पास आते हैं। यहां जब आप 10 लाख भर्तियों को के लक्ष्य को इसके साथ सामने रखें, और डिफेंस के लक्ष्य को पे हम आगे चर्चा करेंगे, इसे रखें, तो सरकार को अपने आकार में करीब 15% की बढ़ोतरी करनी होगी। यानी यह फैसला इस बात का संकेत है कि सरकार अब अपनी बजट के दबावों, सरकार मिनिमम गवर्नमेंट और इन सारे दबावों से बाहर निकलकर अपना आकार बड़ा करना चाहती। होना भी चाहिए। अगर आप भारत में जनसंख्या और कर्मचारियों का, सरकारी कर्मचारियों का अनुपात देखें तो भारत में काफ़ी कम है। पूरी दुनिया के देशों में जनसंख्या और सरकारी कर्मचारियों का अनुपात काफ़ी बेहतर है। तो यदि हम सरकारी सेवाएँ बेहतर करना चाहते हैं तो सरकारी कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। लेकिन नीतिगत और सैद्धांतिक रूप से जब इसे बजटों की रोशनी में देखते हैं, वित्त आयोग की सिफारिशों की रोशनी में देखते हैं, पिछले सालों में सरकार में खर्चे कम करने की और आकार कम करने के प्रयासों और घोषणाओं के संदर्भ में देखते हैं, तो इसमें एक हमें असंगति या एक अंतर विरोध दिखाई देता है इस घोषणा को लेकर। सर, ये 10 लाख नौकरियां जो देने की योजना, ये काम कैसे करेगी? कैसे दिए जाएंगे ये रोजगार? ये रोड मैप हमारे सामने स्पष्ट नहीं है। ज़्यादातर जो कर्मचारियों की संख्या है वो CND एम्प्लॉइज़ की है, जहाँ पर पद खाली हैं, अगर हम खाली पदों की बात करें। और अगर हम
इनमें भर्तियों का पिछला क्रम देखें जो पिछले सालों में हमें दिखाई दिया है भारत के राज्य सरकारों में भी, केंद्र सरकारों में भी, तो कोशिश रही है कि इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज हों, सर्विसेज को आउटसोर्स किया जाए, निजी क्षेत्र को बहुत सारी सेवाएं दी जाएं या कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज लिए जाएं। सरकार ने कल ये घोषणा की है। हमारी उम्मीद है कि सरकार इन भर्तियों का एक रोड मैप डिक्लेयर करे और लोगों को, चूंकि बहुत सारे युवाओं को सरकारी नौकरी की इच्छा भी और ज़रूरत भी, और भारत का फॉर्मल जॉब सेक्टर बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा, 3 करोड़ 3.5 करोड़ सरकार फॉर्मल नौकरियां हैं भारत में। तो अगर इसका रोड मैप स्पष्ट होगा शुभम, तब हमें जान पाएंगे कि इसमें कितनी रेगुलर एम्प्लॉइज होंगे, कितने कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज होंगे, उनके वेज बिल्स कैसे होंगे, क्योंकि इनकी रोशनी में हमें समझ में आएगा कि सरकारों के बजटों की में इतना स्पेस भी है कि वो 15% के आसपास की जो बढ़ोतरी हमें दिख रही है, 10 लाख कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जानी है, उसके लिए सरकारें उसे फिनांस कैसे करेंगी, इस बढ़े हुए वेज बिल को फिनांस कैसे करेंगी। हम वैसे ही नेशनल पेंशन स्कीम को लेकर कई राज्यों में अलग अलग तरीके के बदलाव देख रहे हैं। राज्यों ने पुरानी पेंशन स्कीम की तरफ जाने का फैसला किया, जो एक बड़ा खर्चा है राज्यों ने अपने सर पर ले लिया है नई पेंशन स्कीम से बाहर निकलने के लिए। तो पेंशन के बिल्स काफी बड़े होने वाले हैं। तो इस रोड मैप से हमें पता चलेगा कि नौकरियां कौन सी होंगी, किस प्रकृति की होंगी, वो रेगुलर जॉब्स होंगे या वो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज होंगे। 10 लाख नौकरियों के अलावा मंगलवार को सरकार की तरफ से सेना में भर्ती के लिए भी अग्निपथ योजना के बारे में जानकारी दी गई है। इस योजना के तहत 4 वर्षों के लिए सेना में युवकों की भर्ती होगी। 17 से 21 वर्ष तक के युवा इस योजना के तहत भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस साल योजना के तहत 46,000 से ज़्यादा नौकरियां दी जाएंगी। 4 वर्ष सेवा पूरी होने के बाद 25% युवाओं को सेना में पूर्णकालिक सेवा का मौका मिलेगा। बाकी बचे हुए युवाओं को गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले अर्धसैन्य बलों में जाने का मौका मिलेगा। सर, ये जानकारी अभी आई है। 10 लाख नौकरियां वो, 46,000 नौकरियां ये, नौकरियां बहुत सारी दी जानी है। सर, क्या इतना सिस्टम, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है सरकार के पास कि 1.5 साल में इतनी नियुक्तियां कर दी जाएं? ये सबसे बड़ा सवाल है। हम मानते हैं कि सरकार अगर चाहे, सरकार के पास बड़ा ढांचा है, सरकार चाहे तो उसे रोजगार के मार्केट में सीधे दखल करना चाहिए, और वो आश्वस्ति हमें या वो घोषणा हमें कल होती दिखाई दी। लेकिन जब हम वापस लौटकर सरकार के पूरे रिक्रूटमेंट सिस्टम को करीब से देखने की कोशिश करते हैं तो शुभम, बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि 1.5 साल के समय में क्या केंद्र सरकार अपने मौजूदा ढांचे के जरिए 10 लाख ये नौकरियां और 46,000 जो हमें शॉर्ट टर्म आर्मी में जिन लोगों को भर्ती किया जाना है उसे दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी। क्योंकि जो सरकार का मौजूदा हायरिंग स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, उस सिस्टम की कैपेसिटी इतनी नहीं है। मेरे पास 3-4 आंकड़े उपलब्ध हैं। भारत में जो 3 प्रमुख एजेंसियां सरकारी नौकरियों की भर्ती का काम देखती हैं, उसमें एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है जो उच्च अधिकारियों को, अंडर सेक्रेटरी से ऊपर के कर्मचारियों की भर्ती करता है। उसने 2021 में 3,609 भर्तियां की केवल, जो असल में जो 2020 में की गई भर्तियां थी उससे कम थी। उस साल 5,230 भर्तियां की थी। दूसरा एसएससी है जो नौकरियां देता है, उसने करीब 68,000 भर्तियां की 2021 में। और तीसरा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, जहां तो भर्तियों की संख्या काफ़ी तेजी से गिर गई। 2020 में करीब 1,28,000 नौकरियां दी गई थी, संसद को दिए गए जवाब में था। और ये जो घट के 5,000 रह गया क्योंकि कोविड का दौर था। ये जानकारी, इसके अलावा बैकलॉग्स पड़े हुए हैं, जिसका आंकड़ा शुभम ने आपको अभी बताया कि बैकलॉग्स पड़े हुए हैं। अब सरकार ने 2020 में शुभम एक फैसला लिया था। उस फैसले के तहत एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाए जाने का निर्णय लिया गया था। 2020 में कैबिनेट ने उसे मंजूर किया था, और उसका प्लान ये था कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी सरकार की जो बाकी सारी एजेंसियां हैं जो अलग अलग जगह भर्तियां करती, उनको सबको एक जगह लेकर आएगी। वो एक मेगा अम्ब्रेला एजेंसी होगी जो भारत में सरकारी भर्तियों को, केंद्र सरकार की भर्तियों को संभालेगी। वो सारी अलग अलग सेवाओं के लिए, खासतौर से उसमें जो सी और डी ग्रेड के कर्मचारियों की भर्ती, उनके लिए वो एक कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट बनाएगी और उनकी भर्ती करेगी। वो व्यवस्था अभी तक सक्रिय होती हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो अभी केंद्र सरकार की जो भर्तियां हैं वो रेलवे और एसएससी के जरिए होती हैं, और बड़ी भर्तियां उनके जरिए होती हैं। ये सवाल सबसे बड़ा सवाल है, और शायद इसका ये जब कल घोषणा हुई थी उसके साथ ये सवाल लोगों के जहन में जरूर आया होगा कि सरकार की अपनी कैपेसिटी, सिस्टम में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतनी तेजी से इतने लोगों की भर्ती कर सके, और कैसे करे, उनको टेस्ट करना, उन्हें करना। और फिर इससे ऊपर जवाब 46,000 सैन्य बलों में 46,000 लोगों का रिक्रूटमेंट करना है। अब हमारे पास अगर सरकार रोड मैप दे, बताए तो हमें समझ में आएगा कि कैसे की जाएंगी। हमें एक चीज़ ध्यान रखना जरूरी है कि राज्य सरकारों ने भी तमाम बार
नौकरियां देने के संकल्प दोहराए हैं, बढ़ोतरी की है, घोषणाएं भी की हैं, संकल्प वास्तविक जेन्युइन थे आज उन्हें, लेकिन जब भी बड़े पैमाने पर सरकारी भर्तियां करने की कोशिश की गई तो राज्यों के तजुर्बे अच्छे नहीं रहे। या तो वो लिटिगेशन में चले गए हैं, या पेपर लीक हो गए हैं, या पूरा का पूरा ढांचा इतना चुस्त नहीं था कि वो जो नौकरियां निकली भी थी उन पर भी भर्ती नहीं हो पाई है। ये 3 बड़े सवाल हमारे दिमाग में थे जिनको हमने इन घोषणाओं के संदर्भ में समझने की कोशिश की।